गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चाइना एस्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चाइना एस्टर जो है ये साइंटिफिकली कैलिस्टिफिस चाइनेंसिस कहलाता है। ये एस्ट्रेसी फैमिली को बिलोंग करता है और एज अ कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर दोनों यूज़ किया जाता है। अब सिंस इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ किया जाता है तो आज हम इसकी कल्टीवेशन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए हम देखते हैं कि इसे किस प्रकार का क्लाइमेट और सॉइल चाहिए, माने कि किस प्रकार का जलवायु और किस प्रकार की मृदा चाहिए। देखा जाए तो चाइना एस्टर जो है इसे सनी लोकेशन ज़्यादा बेटर सूट करती है। तो मतलब ऐसा एरिया चुनना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, जहाँ पे शेड कम हो, जहाँ पे प्रॉपर सूरज की रोशनी पौधे तक पहुँचती है। दूसरी चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे क्या चाहिए, जो टेम्परेचर है, जो इसके लिए उत्तम टेम्परेचर है वो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए। और नाइट टेम्परेचर इसका 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अब बच्चे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने भी आप अभी फ्लावर्स पढ़ेंगे सभी के लिए ये ज़रूरी है कि जो नाइट टेम्परेचर है वो 10 से 15 या 15 से 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे तापमान चला जाता है रात का तो फ्लावर्स खराब हो जाते हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए क्या याद रखना है कि जो नाइट टेम्परेचर है वो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। अगली चीज़ क्या है, इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट। अब रेनफॉल जो है ये लगता यूजुअली रेनफॉल के सीजन में है, तो इसलिए इसके लिए जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है वो 500 से 700 mm की है। और जब रेनफॉल का पीरियड ख़त्म हो जाए तो हमें रेगुलर इरिगेशन देनी है, मतलब समय समय पर इसकी सिंचाई करनी है। अब आते हैं हम इसकी मृदा पे। जो मृदा है आपने हमेशा याद रखना है, ना केवल चाइना एस्टर बल्कि बाकी फूलों की बात अगर की जाए तो सभी के लिए सैंडी लोम सॉइल चाहिए होती है। अब सैंडी लोम सॉइल जो है उसके साथ पीएच कितना चाहिए, 6.8 to 7.5। अगला आता है इसकी वेराइटीज़। अब वेराइटीज़ जो है वो हर क्रॉप में इम्पॉर्टेंट होती है। हर एक वेराइटी जो होती है वो बताती है कि हाँ ये किस्म दूसरी किस्म से अलग है। तो अब इसमें क्या है, मोस्टली आपको जो कलर देखने को मिलेंगे वो होंगे पर्पल, वाइट, पिंक। चाइना एस्टर में ये 3 कलर्स ही मिलते हैं। अब इन 3 कलर्स पे वेराइटीज़ कौन सी हैं। अब वाइट कलर की अगर आप देखें तो पूर्णिमा है, शशांक है, फूले गणेशा वाइट है। पिंक की बात करी जाए तो अर्का आद्या है, कामिनी है। और अगर पर्पल की बात की जाए तो वायलेट कुशन है, फूले गणेशा वायलेट है, फूले गणेशा पर्पल है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और भी वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी प्रॉपर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पे। सबसे पहले क्या है, मेथड ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि प्रसारण का कौन सा साधन इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अब आपके जो फूल हैं, क्योंकि ये एनुअल है तो इसे हम कमर्शियली भी और अगर घर पे भी उगाना है तो हम बीजों के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब बीज जो है, क्योंकि बीज जो है अगर हम घर पे उगा रहे हैं तो हम सीधे खेत में लगा देते हैं, बट क्योंकि हमने कमर्शियल लेवल पे करना है तो हम इसकी पहले एक नर्सरी तैयार करेंगे जिसमें हम बीज को प्रॉपरली डालेंगे, एक प्रॉपर लाइन में उन्हें डालेंगे, उन्हें प्रॉपर मिट्टी से कवर करेंगे, समय समय पर उसमें हल्का हल्का पानी छिड़केंगे ताकि जो है उसमें ग्रोथ आए, बीज अंकुरित हो। बीज अंकुरित होने के बाद जब पौधा जो है वो 4 से 5 पत्ते जब उसमें आ जाते हैं या 6 से 7 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, अपनी जो मेन फील्ड है वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब स्पेसिंग कितनी रखते हैं हम मेन फील्ड में, 30 बाय 30 सेंटीमीटर। 30 बाय 30 सेंटीमीटर मतलब एक रो में और एक कॉलम में एक पौधे का दूसरे पौधे से जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम इसकी मैन्योरिंग पे। मैन्योरिंग यानी कि खाद। अब बच्चे देखो, हमें अपनी ग्रोथ के लिए तो चाहिए ही न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए हम खाना खाते हैं। उसी प्रकार पौधे जो है उनकी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो खुद इकट्ठे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो उन्हें मिल ही रहे हैं,
पर वो उनके लिए काफ़ी नहीं होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम और न्यूट्रिएंट्स डालते हैं ताकि जो फूल है वो हमें बड़े साइज़ का मिले, वो अच्छे साइज़ का मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम FIM मिलाते हैं मिट्टी में। FIM जो है ये मिलाया जाता है जिस समय हम अपना खेत तैयार करते हैं, यानी कि जिस समय आप खेत की जुताई करते हैं उस समय पर हम 10 से 15 टन पर हेक्टेयर FIM मिलाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये 3 जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं, खेत तैयार होने के बाद पौधा लगाने से पहले इन्हें लगाया जाता है। अब इनका रेशो कितना है, 180:120:160 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 180, 120 और 160 किलोग्राम NPK की ज़रूरत होती है। अब बच्चे ध्यान देने वाली बात ये है कि नाइट्रोजन जो है, क्योंकि ये लीच कर जाता है, लीच यानी कि ये हमारा जो पौधा है उसके रूट जोन से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे 2 भाग में बांट देते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो उस समय डाला जाता है जिस समय हम अपना खेत तैयार करते हैं, यानी कि जिस समय हम पौधा लगाते हैं उस समय पर हम 90 kg NPK जो है वो मिट्टी में मिलाते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेसल डोज, ठीक है, क्योंकि ये जिस समय हम पौधा लगा रहे हैं उस समय दिया जाता है, इसलिए इसे हम बेसल डोज कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, पौधा लगाने के लगभग 30 से 40 दिन बाद, क्योंकि ये इसका जो अमाउंट है या इसका जो कंटेंट है वो मिट्टी में कम होना शुरू हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम 90 kg NPK और मिला देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 90 kg और नाइट्रोजन मिला देते हैं। अब बच्चे इस डोज को हम बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग, जो कि पौधा लगाने के लगभग 30 से 40 दिन बाद दी जाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ पकड़े। नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ देने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब कि उसमें ज़्यादा टहनियाँ आती है, ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है, ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ती है, उस चीज़ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। अब क्योंकि मैन्योरिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अब लास्ट में क्या होता है, जब फूल खिल जाता है तो हम उसकी कटाई कर देते हैं। अब 10 से 12 वीक, यानी कि 10 से 12 वीक के बाद क्या होता है, इस फ्लावर इसमें आ जाता है और ये कटाई के लिए तैयार हो जाता है। अब कटाई जो है या तो इसे सुबह के समय की जाता है, करते हैं, या फिर इसे शाम के समय करते हैं हम। तो कटाई के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि हमें कौन सी मार्केट के लिए फूल चाहिए। अगर तो हमें नज़दीक की मार्केट के लिए फूल चाहिए तो हम इसकी कटाई जो है वो तब करते हैं जब फूल पूरी तरह से खिला हुआ हो। अगर हमने दूर की मार्केट के लिए भेजना है तो हम इसे थोड़ा बड स्टेज में कर देते हैं ताकि डिस्टेंट मार्केट तक पहुंचने तक ये बिल्कुल ठीक रहे। अब दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, हमें किस पर्पस के लिए चाहिए। अब पर्पस जो है, अगर तो हमें माला बनाने के लिए चाहिए या लूज फ्लावर के पर्पस के लिए चाहिए तो हम इसे बिना टहनी के काटते हैं, और अगर हमें ये कट फ्लावर के लिए चाहिए तो ज़मीन से लगभग 7-8 सेंटीमीटर ऊपर हम काट देते हैं, और स्टेम की लेंथ जो होती है मोस्टली 7 या 8 सेंटीमीटर की रखी जाती है। अब काटने के बाद क्या होता है, फूलों को हम एक बाल्टी में डाल देते हैं जिसमें खूब सारा पानी रखा होता है ताकि ये मुरझाए ना। उसके बाद इसे हम अपने स्टोर में ले जाते हैं जहाँ पे पौधे जो हैं इन्हें हम रैप करते हैं, इन्हें प्रॉपरली हम पल्स करते हैं ताकि हम इन्हें आगे भेज सकें, और इसी प्रकार से इसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।